ओके। कल मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था। प्रोग्राम नहीं, उसमें थोड़ी सी बस खाली मैंने मॉडिफिकेशन बोली थी। ब्रांच नॉट इक्वल के बजाय उसको यूज़ करना था ब्रांच इफ इक्वल। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो इन्होंने भेजा है सही भेजा है, बस थोड़ी थोड़ी किसी ना किसी ने जो है वो मिस्टेक की है। जब यहाँ पर आप ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसका मतलब है कि हमने क्या करना था कि जब ये इक्वल हो जाए यानी काउंटिंग डिक्रीमेंट करते करते कहाँ पर आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, हम बेसिकली क्या कर रहे थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 वाला प्रोग्राम बना रहे थे। तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर हम ब्रांच नॉट इक्वल के बजाय यूज करते हैं, हार्मोनिक रिप्लेस कर देंगे। उसमें हमें खाली जो प्रोडक्ट था उसको पोर्ट के ऊपर भेजना था कि हम उसको पोर्ट के ऊपर भेज दें, और बाकी फिर उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन फिर हम क्या लगाएंगे कि अगर फॉल्स हो जाता है इसका मतलब है 10 नंबर पूरे नहीं हुए, और नहीं हुए का मतलब उसको जंप करवा देंगे हम और उसको भेज देंगे कि ये एडिशन जो है वो दोबारा दोबारा करता जाए। तो बस उसके अंदर खाली जो प्रोग्राम था उसमें सिर्फ ये वेरिएशन आनी थी। यानी इसका अगर मैं ये वाला पोर्शन बनाऊं ब्रांच ऑफ इक्वल करके, ये रखा तो इसका मतलब है कि आप z इज इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन को कर रहे हैं। तो लेट्स से कि अगर मैं नेक्स्ट का ही लेबल रखती हूँ, तो नेक्स्ट में आपने n लिख दिया है मैंने नेक्स्ट के लिए। n के अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, सॉरी ये शायद वो है कॉम्प्लीमेंट वाला प्रोग्राम है। नीचे वाला था। हाँ, इसके अंदर जो है वो हमने ये किया था कि ब्रांच इफ इक्वल किया, इसको हम फिर इस वाली इंस्ट्रक्शन को हम लेबल कर देंगे, जो आउट वाली इंस्ट्रक्शन है इसको हम लेबल कर देंगे नेक्स्ट के लिए। लेकिन इसके बाद जो है वो हमें एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डालनी पड़ेगी जिसके अंदर हम जंप इंस्ट्रक्शन बताएं और उसको कहें कि जंप करे तो कहाँ पे करें, जहाँ पे हम एडिशन करवा रहे हैं। तो एडिशन करने के लिए जो हमने यहाँ पे लेबल यूज किया हुआ है वो क्या यूज किया हुआ है, अगेन का लेबल यूज किया हुआ है। तो हम जब तक जो है जब जब कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब है कि डिक्रीमेंट होते होते 0 तक नहीं पहुंचा है। तो ये जो आपने ब्रांच इक्वल अगर लिखा है यहाँ पर और आप उसको आउट करवा रहे हैं, उसके बाद आपको ये जंप की इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी पड़ेगी। इन बिटवीन दीज टू इंस्ट्रक्शन आपको ये जंप की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी टू क्रिएट द लूप। अच्छा, अब इसी की एक और वेरिएशन है कि अगर इसमें मुझे ये बताएं जो काउंटर है वो रजिस्टर कौन सा है, R16। R16। कोई भी रजिस्टर अगर उसको हम काउंटर के तौर पर यूज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी बिट्स आ सकती हैं किसी भी रजिस्टर के अंदर, 8 बिट्स। 8 बिट आ सकती है। तो 8 बिट आने का मतलब काउंटिंग कहाँ तक जा सकती है, 8 तक। 8 तक जा सकती है काउंटिंग। M 2 2 power 8। 8 वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 256। 256। ठीक है, यानी 0 से शुरू करेंगे तो 255 तक जा सकती है। अब अगर आपको प्रोग्राम ऐसा दिया गया हो जिसके अंदर यही काम जो हमने अभी किया है ना कि आप जो है वो पोर्ट के ऊपर डेटा भेज रहे हैं, ऑल्टरनेट वाला 55 और ए कॉम्प्लीमेंट करने वाला, ये काम अगर आपको 700 टाइम्स करना हो, जैसे अभी हमने ये वाला काम किया कि हमने 10 तक काउंटिंग की है कि 3/10 हमने फाइंड आउट किया। इससे पहले एक प्रोग्राम हमने किया था उसमें हम यही कर रहे थे कि टॉगल कर रहे थे और वो वैल्यू हमने 5 लोड करके उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करवा के उसको अनकंडीशनली लूप फॉर एवर के अंदर यूज किया था। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि वही काम आपने 700 टाइम्स करना है। तो रजिस्टर की जो कैपेसिटी है, रजिस्टर की कैपेसिटी तो आपके पास जो है वो कितनी है कि आप जो काउंटिंग है वो कितनी कर सकते हैं, 256 से कम यानी 255 तक जा सकता है अगर आप लेके जाते हैं 0 से लेकर कहाँ तक, 255 तक। तो अब इसमें जो काउंटिंग बोली हुई है वो तो बोली हुई है 700, तो एक रजिस्टर के अंदर ये 700 की जो काउंट है वो नहीं आ सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
बढ़ाने पड़ेंगे रेंज। रजिस्टर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैम रजिस्टर्स रजिस्टर में जो है वो ज्यादा हम कर। तो हम रजिस्टर अगर बनाने 2 रजिस्टर यूज कर लें, ठीक है, अगर हम इस काउंट के लिए 2 रजिस्टर्स यूज कर लें तो क्या फिर 700 की काउंट उसके अंदर आ जाएगी? 2 रजिस्टर्स यूज करने का मतलब ये है कि अभी तो ये आपके पास 2 की पावर 8 से निकला था ना 256। अगर हम 2 रजिस्टर यूज करते हैं तो फिर हमारे पास जो काउंट है उसकी फाइनल लिमिट क्या होगी? 8 7 2 रजिस्टर है, दोनों 8-8 बिट के हैं, तो फाइनल लिमिट 2 पावर 16 हो जाएगी ना। और 2 पावर 16 आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है? जवाब क्यों नहीं आ रहा? मैम 2 पावर किलोबिट्स क्या 65 किलोबिट्स मैम 65,536, ठीक है, तो उस केस में आपके पास मैक्सिमम मैम काउंट यहाँ तक चली जाएगी जी। मैम ये जब 2 रजिस्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 पावर 16 होगा ना, अगर ऐड करेंगे तो नहीं, आप 256 ऐड और मल्टीप्लाई नहीं, आप ये सोचें कि 2 रजिस्टर्स हैं और 2 रजिस्टर्स को ना आप ऐड कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सिंपल एक रजिस्टर नहीं ले रहे हैं, 2 रजिस्टर्स ले रहे हैं, इसका मतलब जो है वो आपके पास क्या हो गया कि इस आपका रजिस्टर जो साइज है वो एक्सटेंड हो गया ना। 8 बिट्स आपके पास एक इस रजिस्टर की हैं और 8 बिट्स आपके पास इस रजिस्टर की हैं। ये आपके पास जो है वो काउंट, यानी इन 2 रजिस्टर का मतलब ये है कि हम 2 पावर 16 तक लेके जा सकते हैं। 8-8 बिट जैसे काउंट के अंदर होता है कि काउंटिंग कहाँ तक चली जाएगी। अगर आपके पास 8 बिट हैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो आप 256 तक लेके जा सकते हैं। अब ये चीज हम स्प्लिट करने वाली ऐड या मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि बेसिकली हम बनाना चाह रहे हैं। हमने लूप स्ट्रक्चर सीखा है सिंपल, अब हम आ रहे हैं नेस्टेड लूपिंग की तरफ। तो नेस्टेड लूपिंग क्या होती है? मैम लूप जैसे के आप अंदर उसमें चलाना। C++ में क्या आपने यस मैम, आउटर लूप चला दिया फॉर i इज इक्वल टू, यानी हम लूप के अंदर एक और लूप चलाते हैं, ठीक है। तो जब हम लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे, लूप विद इन लूप, तो फिर ये चीज कहलाती है नेस्टेड लूपिंग। अब इसको हम असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं या इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे बनता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आई कि हमें करना क्या है कि हमें पोर्ट बी जो रजिस्टर है उसको हमने कॉम्प्लीमेंट करके डेटा भेजना है। मतलब 5 लेट से हमने उस रजिस्टर के अंदर लोड कर लिया, हमने एक दफा इसको भेज दिया, नेक्स्ट टाइम जो डेटा जाएगा वो क्या जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंटेड डेटा जाएगा, ठीक है। इसकी लॉजिक हम प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर कर चुके हैं कि हमने एक दफा 5 लोड कर दिया होगा और हम उसको कॉम्प्लीमेंट करते जाएंगे। जो इसमें एडिशन है इस प्रोग्राम में, ये एडिशनल बात आपसे पूछी है वो ये है कि आपको ये 700 टाइम्स करना है। अब पहली बात तो हमने नोटिस की कि 700 टाइम्स एक रजिस्टर तो जो है वो इसकी काउंट नहीं दे सकता क्योंकि वो 255 तक जाएगा। तो हम 2 रजिस्टर्स को ले लेते हैं काउंट को होल्ड करने के लिए। अब वो 2 रजिस्टर्स जो हैं उनको हम कैसे तोड़ें? लेट्स से कि हमने यहाँ पर R20 और R21 ये 2 रजिस्टर्स लिए जिसको हम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल करेंगे कि हम नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर क्रिएट करें। अच्छा, प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा कि आपने जो है वो सबसे पहले जब हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि हम यूज कर रहे होते हैं, इसकी हेडर फाइल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम हमने में इसकी हेडर फाइल, मैम इसमें तो लिखा हुआ है कि आप वैल्यू जो है 55 इसमें लोड कराएं और 700 टाइम इसको कंप्लीमेंट कराएं। पोर्ट बी को हाँ लिखा तो मैम हम इसमें 700 लोड क्यों करा रहे हैं फिर? तो हम नहीं करवा रहे 700। किसने कहा कि हम लोड करवा रहे हैं 700? हम तो स्प्लिट कर रहे हैं 2 रजिस्टर्स में 700 की काउंट को। अच्छा मैम, हमने कहाँ लोड किए 700? अभी तो हम प्रोग्राम पे आए ही नहीं है ये कि हम 700 लोड कब कर रहे हैं। हमने तो ये एनालाइज किया है कि 700 लोड हो ही नहीं सकता एक रजिस्टर में, तो वो काम हम कैसे करेंगे। उसके लिए फिर हमने कहा कि हम 2 रजिस्टर्स लेंगे। अब 2 रजिस्टर्स जो हम लेना चाह रहे हैं तो उसको कैसे स्प्लिट करें। अगर हम नेस्टेड लूप बनाते हैं तो जो कॉमन हमारी लॉजिक कहती है वो कहती है कि हम काउंट ऐसी रखें जिसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आसानी से आपका जो नंबर है, जैसे इस केस में 700 है, तो सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगी, एक में हम 70 ले लें, एक में हम 10 ले लें, तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा
700 हो जाएगा। अब किस तरह से हमने लूप स्ट्रक्चर क्रिएट किया? सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, प्रोग्राम को हमने ओरिजिनेट करवा दिया 0 से कि ये प्रोग्राम मेमोरी में जब लिखे तो 00 से इसकी मशीन कोड बाइट्स जो बनेंगी वो स्टार्ट हो जाएं। अच्छा, फिर हमने कहा कि जो डेटा हमें लोड करना था टॉगल वाली इन्वायरमेंट के लिए या टॉगल वाली कंडीशन के लिए वो हमने R16 के अंदर लोड कर लिया। दिस इज द डेटा प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू टॉगल द बिट्स ऑन द पोर्ट बी। इसको हमने सीधा सीधा पोर्ट बी पर भेज दिया। यहाँ तक तो वही काम हो रहा है जो हम इससे पहले करके आए। अब नेस्टेड लूपिंग क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, एक रजिस्टर के अंदर हमने 10 ले लिया। ये 10 कैसा है? ये डेसिमल नंबर है, इसके साथ हेक्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और एक 21 जो रजिस्टर है इसके अंदर हमने 70 ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो है वो हमारे क्या है, ये हमारे काउंट रजिस्टर्स हैं। जैसे कि हमने इससे पहले जो रजिस्टर्स यूज किए थे वो क्या थे, हमारे काउंट रजिस्टर था जो प्रीवियस लूप के अंदर यूज किया था। तो यहाँ पे जो काउंट रजिस्टर्स हैं वो हमारे दो काउंट रजिस्टर हैं। एक जो काउंट करेगा वो आउटर लूप को काउंट करेगा और ये जो R21 है हमारा ये इनर लूप को काउंट करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हमने कहा कि हम इनर लूप के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, किस रजिस्टर को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं जिसमें हम 70 लेके जा रहे हैं, R21 को, ठीक है। नंबर हमने जो इनिशियलाइज किया है वो 10 या 70 से किया है। हम इसको 1 या 0 से क्यों इनिशियलाइज नहीं करते? क्या ऐसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते? हम हर प्रोग्राम में डाउन काउंटिंग क्यों लेके चल रहे हैं? अपवर्ड काउंटिंग भी तो कर सकते हैं ना। अगर अपवर्ड काउंटिंग करेंगे तो फिर क्या लॉजिक लगानी पड़ेगी? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या 0 फ्लैग पे असर आएगा? आप 0 से इंक्रीमेंट करते हुए जाएंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अप टू 10 तक पहुंच गए, लेकिन 10 पर पहुंचने पे क्या 0 फ्लैग पे कोई असर आएगा? 0 फ्लैग पे तो असर सिर्फ कब आता है? जब 0 फ्लैग पे सिर्फ असर कब आता है? जब 0 होता है। तो इसलिए जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिक्रीमेंट वाली ऑप्शन का यूज कर रहे होते हैं ताकि हम ब्रांच नॉट इक्वल टू या इक्वल वाली कंडीशन करके 0 फ्लैग यूज कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपवर्ड काउंटिंग नहीं कर सकते या हम उसकी लॉजिक नहीं बना सकते। हम उसकी लॉजिक बना सकते हैं। हम अपवर्ड काउंटिंग करेंगे तो हमने लेट से इनिशियलाइज करवा दिया 0 से या 1 से। हम उसमें ये कर सकते हैं कि जब आपका रजिस्टर मैक्सिमम काउंट को पहुंच जाए तो हम वैल्यू दे सकते हैं ना कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले इमीडिएट डेटा, या हम किसी और रजिस्टर के अंदर ये वैल्यू 10 की रख दें और हम सब्ट्रैक्ट करवाएं और फिर हम कहें सब्ट्रैक्ट करने के बाद कि ये 0 हो गया नहीं हो गया। लेकिन वो एडिशनल इंस्ट्रक्शन हमें लगानी पड़ जाएगी ये चेक करने के लिए। एडिशन इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ जाएगी, लेकिन फॉरबिडन नहीं है, आप कर सकते हैं, उसकी भी लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। Just to make your program compact, we are using this branch not equal and the decrement condition in our programs. Otherwise, it is not forbidden. You can use the increment logic as well. लेकिन उसमें सिर्फ आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये 10 के इक्वल हुआ या नहीं हुआ, कि आपके पास 0 फ्लैग वहाँ पे 1 हो रहा है नहीं हो रहा है। एनीवेज, यहाँ पर हमने क्या किया, इनर काउंट के लिए हमने 21 जो रजिस्टर था R21 इसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहला डेटा था 55 वो तो जा चुका। अब इसका क्या डेटा जाना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट हुआ हुआ डेटा जाना चाहिए। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट करो R16 को, तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी अब ये क्या बन जाएगा, AA बन जाएगा। लेकिन ये AA किसके अंदर पड़ा हुआ होगा? R16 के अंदर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब R16 वाला डेटा हमने कहा कॉम्प्लीमेंटेड डेटा पोर्ट बी पे चला जाए, यानी इस वक्त जो है वो पोर्ट बी पे कौन कौन सा डेटा जा चुका है? 55 जा चुका है और आपके पास जो है वो ये AA वाला डेटा चला गया। 10th काउंट में मतलब आपके पास जो है वो ये कॉम्प्लीमेंट वाला जो डेटा है वो चला गया। अगर हम इनर लूप कह रहे हैं 70 को, तो इनर लूप को क्या होना चाहिए? लूपिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, या तो वो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। लेकिन क्योंकि हम 0 फ्लैग के ऊपर डिपेंडेंट करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एडिशनल इंस्ट्रक्शंस या एडिशनल रजिस्टर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, किसको डिक्रीमेंट करेंगे? आई वांट टू आस्क दिस कि अगर हम इनर लूप के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं R21 को, तो डिक्रीमेंट करने में हमारे पास दो काउंटर्स है ना, तो कौन सा काउंटर है जिसको डिक्रीमेंट करने की जरूरत है फॉर द इनर लूप? R21 क्योंकि हमने ये जो लूप बनाया है 70 टाइम्स वाला, वो R21 की मदद से बनाया है, तो हम R21 को ही डिक्रीमेंट करेंगे।
अब जब R21 डिक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब है 70 से काउंट कहाँ पहुंच गई? मैम डिक्रीमेंट होगी ना। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 69 69 हो जाएगी। ठीक है, हमें कितनी दफा चलाना है? 70 टाइम्स चलाना है इसको। तो डिक्रीमेंट होते होते पहुंचना तो इसे 0 पे ही है ना, तो वो चीज हम कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रांच नॉट इक्वल्स टू की इंस्ट्रक्शन। अब ब्रांच नॉट इक्वल्स टू में हमें क्या करना है कि अगर ये 0 तक नहीं पहुंचा है तो ये क्या करे? इसी लूप को एक्सिक्यूट करता रहे, इनर लूप को एक्सिक्यूट करता रहे। लेट्स से कि जो इनर लूप है उसको मैंने लूप 2 का नाम दे दिया और जो आउटर लूप है उसको मैंने लूप 1 का नाम दे दिया। आप इसको 2 के बजाय जो है वो आई भी कर सकते हैं टू इंडिकेट इनर, आप इसको 1 के बजाय जो है वो ओ भी लिख सकते हैं आउटर को इंडिकेट करने के लिए। आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर जो लूप 2 का बनाया, तो नहीं दिख रहा है ये जो लूप 2 का स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये जो है वो हमारा हो गया इनर लूप। ठीक है, अब ये जो लूप है इसने चेक किया 70 से कम होते होते 0 तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, तो फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट किया डेटा को, ए को अब इसने फिर 55 किया और ये पोर्ट बी पे चला गया, 69 से 68 हो गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ये कंडीशन आके फॉल्स कब होगी? जब 70 दफा ये लूप जो है वो एक्सिक्यूट हो चुका होगा। जो ये लूप था वो 70 टाइम्स जो है वो एक्सिक्यूट हो चुका होगा, तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो जब चल रही थी कि जब तक ये 0 के इक्वल नहीं होता। अब क्या होगा कि फॉल्स हो गई कि हाँ 70 टाइम्स चल गया, तो 70 से कम होते होते 0 पे आ गया, तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन तो नहीं रही। फॉल्स की कंडीशन में ये क्या करेगा? वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा। जब ये वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा तो इसका मतलब है इनर लूप तो एक्सिक्यूट हो चुका। अब आप किस के अंदर हैं? आउटर लूप के अंदर है। आउटर लूप को चेक करने के लिए हमने कौन सा रजिस्टर यूज किया था? R20 R20 यूज किया था। ठीक है, तो आउटर लूप के लिए हमें R20 में अभी तक क्या था? ये 70 दफा इनर लूप चला, लेकिन R20 के अंदर अभी भी क्या मौजूद है? 10 According to the initialization which we have done before executing this loop, 10 मैम 10 मौजूद है। ठीक, तो उसको क्या होना चाहिए? डिक्रीमेंट उस जो है वो डिक्रीमेंट होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो आउटर लूप है उसकी भी तो एक्सिक्यूशन करनी है ना। तो इसलिए हमने डिक्रीमेंट करवाया R20 को, जो कि R20 जो रजिस्टर था वो आउटर लूप के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब उसको चेक करें कि अच्छा भाई 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, ये वाली चीज हो, तो फिर जो है वो हम आगे बढ़े। अब इसको चेक करने के लिए हमने कहा कि ब्रांच नॉट इक्वल टू, लेकिन 10 से ही अगर 9 हो गया, इसको हमें भेजना कहाँ पे चाहिए? मतलब नेस्टेड लूपिंग में क्या होता है, जब आप ये स्ट्रक्चर यूज करते थे कि फॉर आई इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 2, आपने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, आई जो है वो लेस देन आपके पास जो है वो है 70, और आई प्लस प्लस आपने यूज किया, या जो है वो आपने 70 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद जो है वो आपका जो इनर लूप होता था फॉर जे इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टाइम क्या होता था कि आई की जो भी एक वैल्यू उठाई है उसने आउटर लूप में से, जे का पूरा लूप जो है वो अंदर वाला उतने टाइम्स जितने भी आपने दिया है वो चलता था ना उस एक वैल्यू के साथ, बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के साथ इनर लूप की सारी वैल्यूज इनकाउंटर होती थी, राइट। फिर आपके पास क्या होता था? आउटर लूप की एक वैल्यू डिक्रीमेंट करता था, या इंक्रीमेंट जो भी आपने लूप का स्ट्रक्चर यूज किया है उसके साथ दोबारा से इनर लूप की सारी वैल्यूज चलती थी। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं असेंबली में, कि आपके पास जब ये 10 था तो आपका इनर लूप एक्सिक्यूट हुआ 70 दफा। ठीक, जब आपके पास जो है वो आपने इसको डिक्रीमेंट करवाया और इसको चेक किया, तो आप यही इनर लूप एक्सिक्यूट करेंगे ना। तो जो आपने इसमें इनर लूप के लिए इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है? इनर लूप को 70 दफा आपने चलवाना है, उसके लिए जो इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर पड़ी हुई है? R21 मैम R21 में नहीं, मैं रजिस्टर नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है।
लूप जहाँ वन पर हम ये लूप One- 1 का लेबल दे रहे हैं, लूप 1 को बार बार चलाएं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसको हम लूप 1 का लेबल यहाँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये 70 टाइम्स हमें बार बार चाहिए। अगर मैंने इसको यहाँ नहीं किया होता और मैंने डायरेक्ट इसको R16 वाली पे कॉम्प्लीमेंटेड पे भेज दिया होता, तो क्या ये 70 टाइम चलता? क्योंकि 21 में तो क्या आ चुका है, इनर लूप के एग्जीक्यूट होने की वजह से जो इनर लूप है, जो पहली दफा चला था इनर लूप, 70 से डिक्रीमेंट होते होते वो तो कहाँ तक पहुंच गया था, 0 तक पहुंच गया था। तो अगर हम इसको यहाँ पे नहीं भेजेंगे, अगर हम इसको रीइनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, R21 में 70 दोबारा से लेकर नहीं आएंगे, तो ये 70 टाइम नहीं चल सकेगा। तो इसलिए हमने इस, जहां हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें इसको रीइनिशियलाइज करवाना पड़ेगा हर दफा 70 से, इसलिए हमने इसका जो लेबल है वो इस जगह पर प्लेस किया है। हमने किसी और इंस्ट्रक्शन पे इसको प्लेस नहीं किया है, क्योंकि लॉजिकली हमें 70 टाइम्स इनर लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। अब ये लूप जो था R20 के अंदर आपके पास डिक्रीमेंट करने की जैसे 9 मौजूद है, लूप 1 वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने की वजह से R21 में दोबारा से 70 आ गया है। तो इनर लूप जो है वो फिर कितनी दफा चलेगा 9 के साथ, आउटर लूप में 9 है 70 और times। इनर लूप 70 टाइम्स चला। तो इस तरीके से आपका जो इनर लूप है, ये जो 70 दफा चल रहा है, वो टोटल कितनी दफा चलेगा? ये जो 70 टाइम्स लूप आपका चल 700 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 70 टाइम्स जो लूप चला आपका वो इनर लूप चला, और जो आपका ये 10 टाइम्स आपका लूप चला वो कौन सा है, वो आपका आउटर लूप चल रहा आउटर। है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये जो 700 की काउंट है, मैम हमने कॉम्प्लीमेंट क्या, जो हम डिक्रीमेंट R20 करवा रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ हमने बोला है कि 70 दफा डिक्रीमेंट करवाओ। तो लूप 2 के जो आपने लेबल लगाया है, ये क्यों नहीं दोबारा दिया, ताकि इसको पता चले कि कॉम्प्लीमेंट करवाना है। अगर आपने इस जैसे आप इंस्ट्रक्शन को लूप 1 मैंने दिया ना, यहाँ पर जो मैंने बात समझाई कि अगर आपने रीइनिशियलाइज नहीं किया 70 टाइम्स और डायरेक्ट यहाँ पर आपने लूप 2 ही लिख दिया, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं यहाँ लूप 2 ही लिख दूं और इसको मैं कॉम्प्लीमेंट पे भेज देती डायरेक्ट, यानी मैं इसको नहीं एक्सिक्यूट ना करती? मैम, ये आप ये आपकी पूछना बात चाह रही समझ आ गई कि हमें रीइनिशियलाइज करवाना पड़ेगा ज़रूरी, पर मैं ये कह रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट वाले आपने लेबल नहीं लिखा है इसमें, R20 की डिग्री। किसी और को इनकी आवाज सही आ रही है? मुझे बताएं ये क्या पूछ रही हैं, मुझे लास्ट वाला सेंटेंस नहीं समझ में आया। मैम ये कह रही हैं कि आप लूप 2 जो है ना वो क्यों लगवा रही हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन में जो लूप 2 के ऊपर जो है वो वाली। No, मैम शी इज सेइंग कि जो मैम वो मेरे ख्याल से वो ये कह रही हैं कि जो आपने कॉम्प्लीमेंट वाली इंस्ट्रक्शन लगाई है ना, वो ये कह रही हैं कि दोबारा आपने क्यों नहीं लगाई, जो लूप 2 है ना जहाँ पर। उसको नहीं लगाई दोबारा, कॉम्प्लीमेंट की हाँ इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं लगाई, ये कह रही हैं? यस मैम, आई गेस। यस मैम, अच्छा, यस मैम, अच्छा। जनरेटर चल रहा है तो मेरी दोबारा आवाज़ इसलिए नहीं आ लगाई, रही है। दोबारा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के बाद जब आपने 70 लोड किया R21 के अंदर, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कौन सी होगी? मैम कॉम्प्लीमेंट वाली होगी ना। होगी ना, तो वो पड़ी हुई ऑलरेडी वहां पर मौजूद, तो उसने तो एग्जीक्यूट होना ही है। तो फिर हमें इसे ऊपर देने की क्या जरूरत है? आप रीइनिशियलाइज करवाने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर लें, या फिर जो है वो आप कॉम्प्लीमेंट पहले करके और फिर रीइनिशियलाइज कर लें। बात तो एक ही है कि आपने जो है वो कॉम्प्लीमेंट किया हुआ डेटा तो जाएगा, तो ये इसके बाद पड़ी हुई है, तो इसने वैसे ही इस इंस्ट्रक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट करके ही डेटा को भेजना है, तो ये ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा ना। आंसर हुआ आपका क्वेश्चन जो पूछ रही थी? यस मैम, यस मैम समझ ये स्किप थोड़ी हो रही है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट तो होगी ना, कि इसके फौरन बाद इसने आना है और इस पे एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से जो है वो हमने ये नेस्टेड लूपिंग की। अब लेट्स से कि कोई नंबर आपको ये दिया जाता है कि आपने लूप 1000 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, फिर क्या करेंगे? मैम 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 100 कर देंगे, मैम 100 100 कर देंगे, R21 में 100 कर देंगे। मतलब आप नंबर को इस तरीके से तोड़ेंगे, पहला चेक सबसे पहला आप क्या करेंगे कि वो एक रजिस्टर की कैपेसिटी में आता है, 256 की कैपेसिटी में 1000 नहीं आता। दो रजिस्टर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 65,000 तक है, तो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है लेट्स से 70,000, फिर
70,000 दो रजिस्टर की कैपेसिटी में भी नहीं आएगा, क्योंकि दो रजिस्टर की कैपेसिटी है वो 65,000 है, तो फिर रजिस्टर 3 रजिस्टर्स लेने पड़ेंगे। हाँ, तो फिर हमें 3 रजिस्टर्स लेने पड़ेंगे और 3 के लिहाज से फिर हमें इसकी जो है वो नेस्टेड लूपिंग करनी पड़ेगी। ये वाली जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे खत्म हो रही हैं। मैम जी। जो आपने BREQ का समझाया था उसमें आप कह रही हैं कि जंप इंस्ट्रक्शन हमारे पास आउट से पहले आएगी, जंप तो मैम आउट के बाद आनी चाहिए ना? नहीं, आउट के बाद का मतलब अगर आपका, मैं दिखाती हूँ ये, बल्कि मैं इसका करेक्ट वाला होमवर्क भेज दूंगी, क्योंकि अभी मैं दिखा के डिस्कस करूंगी ना तो आप ले लेंगे लंबा टाइम और मेरा टॉपिक जो है वो करवा देंगे स्किप जो मुझे करवाना है। मैं दिखा रही हूँ सॉल्यूशन, ये देखें, विजिबल है? जी मैम। इसमें देखें, एडिशन करवाई, R17 को जो है वो डिक्रीमेंट करवाया। अब अगर ये 0 के इक्वल हो गया, यानी 10, 9, 7 होते होते 0 पे आ गया, तो ये जाएगा आउट वाली इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि प्रोडक्ट हमें मिल चुका होगा, 10 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो 3/10 जो R20 के अंदर आया हुआ है वो पोर्ट बी पे चला जाए। ठीक, अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन, फॉल्स होने में हमें दोबारा से चाहिए ना कि एडिशन करता रहे, यानी आपके नंबर्स पूरे नहीं हुए हैं, 10 दफा लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो इसको जंप करवाने की जरूरत है कि जाओ दोबारा से एडिशन करो, तो ये ऊपर जाएगा, तो जंप की इंस्ट्रक्शन इधर आनी चाहिए ना। ओके मैम, अब सही है। अच्छा, अब हम करते हैं, इसमें थोड़ा मैं सी वाली चीजें जो है वो साथ लेके चलूंगी, आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर ये स्टार्ट हो चुकी होंगी, और ये जो प्रोग्राम्स हैं वो आप उसमें साथ साथ बना रहे होंगे। कहाँ तक पहुंचे प्रैक्टिकल्स में? मैम कीपैड इंटरफेस इंटरफेसिंग करवा रहे हैं LCD और ठीक है, LCD वाली कर ली है या कीपैड वाली कर रहे हैं अभी पहले? मैम LCD वाली मैम अभी कीपैड वाली LCD वाली भी कर ली है हमने। अच्छा अच्छा, इसमें जैसे आप प्रोग्रामिंग अगर सी में यूज कर रहे होते हैं, आपके पास मेमोरी इसकी कम होती है, 16 किलोबाइट होती है। ठीक है, कंपाइलर्स जो हेक्स फाइल जनरेट करते हैं वो आप माइक्रो कंट्रोलर चिप के ऊपर कर रहे होते हैं, तो अगर आप जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में बनाते हैं उसकी जो हेक्स फाइल है वो छोटी होती है बनिस्बत सी की जो हेक्स फाइल बनती है। दोनों कन्वर्ट होंगे मशीन कोड में, लेकिन जब मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होंगे तो जो सी का जो साइज है, सी वाला जो साइज है वो आपके पास जो है वो बड़ा होगा, असेंबली लैंग्वेज वाला जो हेक्स फाइल बनेगी वो कम साइज की बनेगी, क्योंकि सी के अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं, तो उनकी कन्वर्जन होने के बाद जो बाइट्स हैं, नंबर ऑफ बाइट्स हैं, वो ज्यादा ये ऑक्यूपाई करती है स्पेस। अच्छा, अगर आप असेंबली यूज कर रहे हैं तो उसमें आप उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है या टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दो दो बाइट करके, दो दो इंस्ट्रक्शन करके लिखनी पड़ रही होती हैं, और वही काम आपका सी के अंदर एक ही स्टेप के अंदर हो जाता है। लेट्स से कि मैं कहूँ कि मुझे DDR-A के अंदर FF चाहिए, तो आप वहां पर सिंपली DDR-A = FF लिख रहे होते हैं, और असेंबली में आपको क्या करना पड़ता है, पहले लोड इमीडिएट करना पड़ता है किसी जनरल पर्पज में, और फिर जनरल पर्पज से, ये तो एक इंस्ट्रक्शन की बात हुई ना। तो अगर आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सी की लिखें और आप मल्टीपल उसको जब कन्वर्ट करते हैं आप असेंबली के अंदर, तो वो हर इंस्ट्रक्शन दो दो इंस्ट्रक्शन के इक्वलेंट हो रही है, तो इस तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अच्छा, अगर इसमें सी के अंदर जो है वो आपका प्रोग्राम लिखना जो है वो आसान है, कम टाइम लग रहा होता है, लेकिन जो हेक्स फाइल है अगर आपको कॉम्पैक्ट बनाना है मेमोरी लिमिटेड के लिहाज से, 16 किलोबाइट के लिहाज से, तो फिर आपको चूज करना पड़ता है कि आप दूसरा कंट्रोलर नहीं यूज करना चाह रहे, उसी को यूज करना चाह रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम कम से कम नंबर ऑफ बाइट्स के ऊपर आए। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास सी जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मॉडिफाई और अपडेट करना उसमें आसान है, और आप अवेलेबल जो फंक्शन या लाइब्रेरीज हैं उनको यूज कर सकते हैं। प्लस में ये पोर्टेबल है कि आप दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद सी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको लेके जा सकते हैं। अब जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वहां पर ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपको उसकी डेटा टाइप्स जो हैं वो डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपने जब C++ पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने ये डेटा टाइप्स पढ़ी होंगी,
उसका अपना सिंटैक्स पढ़ा होगा, डेटा टाइप्स पढ़ी थी जब C++ पढ़ा था आपने सब्जेक्ट। यस मैम। ठीक है, तो उसमें अब अगर हम कहते हैं कि हम वही डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर भी नजर आ रही हैं, कौन सी डेटा टाइप कितना साइज ऑक्यूपाई करेगी, मतलब अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं अनसाइंड कैरेक्टर से, तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल जो है वो 8 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा और उसमें जो नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 0 से लेकर 255 कर सकते हैं। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आप इसको 2 की पावर के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि उसकी जो रेंज है डेटा की वो क्या बनेगी, वो चीज आपके पास जो डेटा रेंज है वो 2 की पावर n से n जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, साइज इन बिट्स हो जाएगा, उसके थ्रू कैलकुलेट हो रही है। ठीक, तो हमारे पास वही डेटा टाइप्स हैं, अनसाइंड कैरेक्टर है, यानी इसके अंदर आप जो है कोई नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते, या जो है वो आप साइन कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप कैरेक्टर लिख रहे हैं, खाली आप कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वो इसको क्या लेगा, वो इसको साइन कैरेक्टर लेगा। साइन कैरेक्टर लेने का मतलब कि इसकी जो रेंज है वो आधी रह जाएगी, 255 से ये आधी रेंज रह जाएगी कि जो नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 127 तक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये चलेगा -128 से और बीच में 0 भी आ गया, इसलिए नंबर का डिफरेंस आ रहा है कि ये -128 से जाएगा 0 तक और 0 से जाएगा फिर 127। तो ये जो 256 है वो इस तरीके से हाफ इधर पॉजिटिव साइड पे आपको 127 नंबर्स मिल रहे हैं और इधर आपको -128 की तरफ मिल रहे हैं। तो अगर मुझे कोई लूप चलाना है और उसको मैंने करेक्टर साइज दिया हुआ है, डेटा टाइप उसकी करेक्टर दी हुई है, तो मैं उसको 128 तक काउंट नहीं करवा सकती क्योंकि वो इसकी रेंज में नहीं आता। हाँ, मैं -128 तक कर सकती हूँ, वो इसकी रेंज में आता है, लेकिन मैं -129 नहीं कर सकती। यानी आपने देखा कि इसकी जो लिमिट है वो आपके पास आधी रह गई। अगर आप अनसाइंड यूज कर रहे होते तो फिर आप 255 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल कैरेक्टर लिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग में अगर आपने सिंपल कैरेक्टर लिखा या आपने सिंपल इंटीजर लिखा या जो है वो आपने ये लॉन्ग या फ्लोट, जो भी नंबर आप बगैर यहाँ पे अनसाइंड का लफ्ज लिखे हुए अगर यूज करेंगे, तो इसका मतलब है इट विल बी ट्रीटेड एज अ साइंड नंबर। और साइन नंबर होने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो रेंज है वो आधी रह जाती है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप सिंपल कैरेक्टर का लफ्ज यूज कर रहे हैं, सिंपल इंटीजर का लफ्ज यूज कर रहे हैं या आप ये लॉन्ग या फ्लोट इनके कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स आएंगी, अनटिल अनलेस यू डोंट स्पेसिफाई स्पेसिफिकली कि आप जो है वो आप अनसाइंड नंबर की बात कर रहे हैं। रेंज अगर आपको बढ़ानी है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि आप अनसाइंड नंबर्स जो हैं या अनसाइंड डेटा टाइप जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अदरवाइज वो साइन के तौर पर ट्रीट होगा। कॉमनली मैं बता रही हूँ किसी भी डेटा टाइप के लिए, चाहे वो डबल हो, चाहे वो लॉन्ग हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो या करेक्टर हो। अच्छा, अब अगर हम अनसाइंड करेक्टर की रेंज हमने कर लिया कि 0 से 255 है, तो ये 0 से लेकर FF तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें क्योंकि हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो कम है, कितने हैं, टोटल 32 रजिस्टर्स हैं, तो जो हमारी रैम की लोकेशंस हैं वो हमारे पास कम मौजूद है। अब अगर हमें नंबर्स जो हैं वो काउंटिंग में अगर चाहिए तो बेहतर ये है कि आप उसके लिए अनसाइंड जो है वो करेक्टर यूज करें, उसको स्पेसिफाई करें स्पेसिफिकली कि आप अनसाइंड यूज करना चाह रहे हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। ठीक, तो अनसाइंड कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि 8 बिट की है, बाकी सब आप देख रहे हैं कि इसके अलावा जो हैं वो कितने बिट की का साइज ले रहे हैं। सिर्फ ये कैरेक्टर वाली चीज है ना जिसमें 8 बिट की का साइज आ रहा है, बाकी सब जो है वो इससे ज्यादा के हैं। और आपके पास क्योंकि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो जाके मेमोरी में जगह तो ऑक्यूपाई करेगा ना, तो वो मेमोरी में कहाँ पे जगह ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर वैल्यूज चेंज हो सकें। वैल्यूज चेंज होने वाली चीजें जो फ्रिक्वेंटली वैल्यूज चेंज कर सके उसको होल्ड करने के लिए क्या यूज होती है, रैम यूज होती है ना। और रैम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रैम का आर्किटेक्चर आप पढ़कर आएंगे, उसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो इस काम के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो हमारे पास रजिस्टर्स इतने ज्यादा नहीं हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप बजाय ये बाकी टाइप्स यूज करने के जिसको साइज ज्यादा चाहिए, मोस्टली हम कौन सी जो है वो प्रिफर्ड है, अनसाइंड कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल की डेटा टाइप के लिए प्रिफर्ड है, क्योंकि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इसका जो साइज होता है वो कम होता है, रैम का जो साइज है। तो अगर आपने सी कंपाइलर्स जैसे आप यूज कर रहे हैं तो वो आपके पास जो है वो
ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो साइन करेक्टर यूज कर रहे होते हैं, इसलिए आपको बताना पड़ता है अगर आप अनसाइन यूज कर रहे हैं तो इसको कीवर्ड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि हम अनसाइन करेक्टर इसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रोग्राम के अंदर यूज करें, ठीक है, तो ये प्रोग्राम है कि अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं किसी पोर्ट के ऊपर, लेट से हम पोर्ट बी के ऊपर डेटा सेंड करना चाहते हैं 0 से लेकर FF तक, ठीक है। इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, इसमें हम हेडर फाइल, इसका स्ट्रक्चर उसी तरीके से होगा। लेट मी शो यू द डिफरेंस इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर इफ वी आर यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, इफ वी आर यूजिंग, 3 मैंने आपके लिए बना के रखे हैं कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, और वही काम अगर हम आर्डिनो के अंदर करना चाह रहे हैं जिसको हम स्केच कहते हैं, तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, ये स्ट्रक्चर तीनों के अंदर आपको इसी तरह से नजर आएगा कि स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बीच में आएगी, कौन सी चीज जो है वो बाद में आएगी, और उसमें लॉजिकली हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो तीनों के अंदर सेम है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क होता है। आप इसके आगे जाके लेट से आप रास्पबेरी पाई पे प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं या पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, चाहे कंट्रोलर आपने कोई सा भी लिया हुआ हो, तो इनमें यही स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होता है। सबसे पहले जो आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर बात नोट करेंगे कॉमन, वो ये है कि आप सबसे पहले जो है वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्टिव के थ्रू ये चीज बता रहे होते हैं, यानी पहला जो पोर्शन है उसमें आप तमाम अपनी जो भी डायरेक्टिव के थ्रू यूज करने वाली यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो यूज करके आप दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है, ये ऑप्शन मौजूद है कि हम बता सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कन्वर्ट होगा मशीन कोड बाइट्स में, तो हम इसको कहाँ से लिखना चाहते हैं। आप अगर असेंबली में लिखेंगे तो आप .org करके लिखेंगे, ठीक है। आप यही काम अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर आप इसको हैश साइन देकर org लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉट के साथ यूज हो रहा है, यहाँ पे हैश साइन के साथ यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि आप अपना प्रोग्राम रोम के अंदर कहाँ पे लिखना चाहते हैं, किस मेमोरी लोकेशन से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे होते हैं। जब हम असेंबली के अंदर कोड पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमने डॉट इंक्लूड यूज किया। इस हेडर फाइल का नाम, क्योंकि हम जो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, atmega32 है, 16/32, जो आपस में दोनों कंपैटिबल हैं, तो उसके लिहाज से मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि उसका नाम है M32 डेफिनेशन फाइल, इसको आपने इंक्लूड कर लिया। जब हम सी प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहां पे इस फाइल का नाम उन्होंने दिया हुआ है avrio.h, ठीक है, इसको आपने इंक्लूड कर लिया। इसी तरीके से जब आप कोई आर्डिनो का स्केच यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो हेडर फाइल है उसका नाम कुछ और होगा, जो भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं। असेंबली के प्रोग्राम्स अभी तक आप देखते हुए हैं, ये मैं AVR स्टूडियो की सिंपल एक प्रोग्राम फाइल जो है वो मैं आपके सामने खोल रही हूँ। इसमें आप देखेंगे हैश इंक्लूड करके ये हेडर फाइल इंक्लूड हुई है, और यहाँ पे सिंटैक्स का फर्क है कि यहाँ पर आप एंगल ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। असेंबली में हम क्या कर रहे थे, कोटेशन मार्क्स यूज कर रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर वही है कि शुरू में हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है। अगर मैं आपको आर्डिनो का स्केच दिखाऊं, ये आ रहा है नजर आर्डिनो का स्केच? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखें, ये जो रेड कलर की का लिखा हुआ है stepper.h, हैश इंक्लूड के साथ लिखा हुआ है, तो ये जो आपने सी का भी प्रोग्राम देखा था या जो आप प्रैक्टिकल्स में कर रहे हैं AVR स्टूडियो के थ्रू, उसमें भी एंगुलर ब्रैकेट्स ही यूज हुए हैं। सिर्फ जो है वो यहाँ पर जो हेडर फाइल्स आ रही हैं, ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टेपर मोटर को पर्टिकुलर रेवोल्यूशंस पर मिनट पे रिवॉल्व करने का प्रोग्राम है। तो इसके फंक्शंस या इसकी हेडर फाइल्स उन्होंने बना के रखी हुई हैं। बहुत सारी हेडर फाइल्स जो हैं वो बनी बनाई होती हैं, आप उसको कॉल कर रहे होते हैं। तो जो भी हेडर फाइल आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम के शुरू में वो आ जाए, आप उसको क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर इसके फंक्शंस जो हैं वो बना के रखे हुए होते हैं। तो पहली चीज तो आपने देखी कि सब जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, कि आपने शुरू में हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा, फिर हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है
उसमें आता है मेन की बॉडी। अभी तक हमने जो प्रोग्राम लिखने शुरू किए हैं उसमें हमने शुरू के अंदर कोई लेबल नहीं दिया हुआ होता था, लेकिन हम चाहें तो इसको हम मेन का लेबल दे सकते हैं, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम जो है वो हम लिख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। लेट्स से इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, मैंने जनरलाइज कर दिया ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। इसके अंदर हम किस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, आपने डिफरेंट प्रोग्राम किए, तो अगर मैं कोई यूज करना चाह रही होती थी, किसी कोड को यूज करना चाहती थी, हाँ, डेटा मूवमेंट जरूरी नहीं है कि वही हो, डिपेंड करता है कि आप लेट्स से कि अगर आप किसी पोर्ट को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पोर्ट को यूज करने का मतलब ये है कि आपको पोर्ट्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इनपुट के तौर पर होगा या ये आउटपुट के तौर पर होगा। तो आप DDR रजिस्टर के अंदर वैल्यूज लेकर आ रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन के थ्रू हो रहा है, लेकिन आप बेसिकली इस पहले सेगमेंट के अंदर ये जो प्रोग्राम की बॉडी है या जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले आफ्टर यूजिंग द डायरेक्टिव्स आपके पास जो है वो मेन प्रोग्राम के अंदर किस तरह की चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो कोड की इनिशियलाइजेशन हो सकती है, वो किसी रजिस्टर की इनिशियलाइजेशन हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक। तो इसको आप लेबल दे सकते हैं कि लेट्स से मैंने कहा कि ये मेन का लेबल हो गया, ताकि आप कंपेयर कर सकें। आगे चल के आप मेन यूज कर रहे होते हैं एज अ कीवर्ड, तो आप असेंबली में भी इसको लेबल दे सकते हैं कि ये जो शुरू की इंस्ट्रक्शंस आप लिख रहे होते हैं वो बेसिकली आप मेन प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, ठीक है। यानी मेन प्रोग्राम के अंदर या जो शुरू में इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसमें हम इनिशियलाइजेशन वाले काम करते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए उसमें हमने नाम नहीं दिया मेन का, लेकिन हमने काम यही किया है कि हमने उसमें इनिशियलाइजेशन टाइप की इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अच्छा, फिर अगर हमें कोई प्रोग्राम जो है उसके अंदर कोई सेगमेंट जो है वो रिपीटेडली चाहिए होता है, अगर जैसे आपने देखा कि हमने लूप चलाया, या जो है वो हमने क्या किया, अगर हमने जो है वो कंटिन्यूस वाले प्रोग्राम्स भी किए ना, कि पोर्ट के ऊपर डेटा आप कंटिन्यूसली भेजते जाएं कॉम्प्लीमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स भी हमने किए। यानी जो भी हमें रिपीटेड टास्क परफॉर्म करवाना है उसके लिए हम लूप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते थे विद द हेल्प ऑफ which instruction? मैम कंडीशनल Jump instruction, and that can be unconditional jump instruction or that can be conditional branch instruction, ठीक। तो उसके लिए हमने ब्रांच इंस्ट्रक्शन सीखी या हमने जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन सीखी, बट पॉइंट ये है कि हम इसको रिपीट करवा रहे होते थे, कि जो भी रिपीटेशन या रिपीटेड टास्क है उसको हम आखिर में कर रहे होते थे, ये हम लूप स्ट्रक्चर बना रहे होते थे, ठीक है। उसमें हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि कॉम्प्लीमेंट करवाना है, पोर्ट पे भेजना है, फिर हमने उसको जंप करवा दिया कि यहाँ पे जाए, या हमने डिक्रीमेंट करा के BR या नहीं यूज कर लिया और हम लूप एक्सिक्यूट कर रहे होते थे। मतलब इनिशियलाइजेशन वाला सेगमेंट शुरू में आता है और रिपीटेड वाला जो टास्क है वो एंड में आ रहा होता है। ये आपके पास असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से अब आप इसको कंपेयर करें कि जो आप AVR स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम्स लिख रहे हैं वो बिल्कुल इसी या जो आपके पास सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज करें, लेकिन अगर आप उसको C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम है तो उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैसे कि अब इस मेन को कंपेयर करें कि यहाँ पे जो आपने मेन का लेबल दिया था, C के अंदर इसके लिए बाकायदा कीवर्ड होता है मेन का, ठीक है। इस तरह से जब हम सिंटैक्स लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है पैरेंथेसिस में जो आ रही है वॉइड, ये क्या है, और जो शुरू में ये इंटीजर है ये क्या चीज है, ये बताएंगे मुझे, क्योंकि ये आपका C वाला ही कॉन्सेप्ट है, C++ वाला जो आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करके आए हैं। मैम हमारा फंक्शन जो मतलब परफॉर्म होगा इस प्रोग्राम में वो इस बॉडी में होता है, इंट मेन में, ठीक है। बट ये वॉइड क्या चीज है और इंटीजर क्या चीज है, ये तो फंक्शन है, ये तो मेन फंक्शन है। डेटा टाइप है जो हम बॉडी में इंक्लूड करेंगे वेरिएबल्स। एक बार मैं बोल, कौन बता रहा है? मैम इंटीजर हम यूज करते हैं जब हम वेरिएबल्स जो भी मेन बॉडी में डिक्लेयर करेंगे या जो भी हम चीजें यूज करेंगे लूप्स वगैरह, वो इस मेन बॉडी में मींस यूज होंगे। मैम वॉइड के लिए हम जो है मींस मेन के आगे हम कोई उसका टाइप नहीं दे रहे, वॉइड मींस नथिंग होता है मैम। हाँ, नथिंग होता है, बट आप इन दोनों को कहते हैं कि ये आप जी ये जो वॉइड है इसका मतलब है कौन सा पैरामीटर है जिसको आप पास कर रहे हैं। तो यहाँ से आप मेन से कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, इसलिए आप इसको वॉइड कह रहे हैं। यहाँ पर पैरामीटर्स जो है वो पास करने वाले लिख रहे होते हैं हम कि क्या वैल्यू हम पास कर रहे हैं।
और जो आपके पास शुरू में आता है इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसको जो वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी वो किस किस्म की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये चीज कहाँ पे प्लेस की है। यानी ये जो इंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिटर्न टाइप को बता रहा है, ठीक है। और ये जो चीज है जो वॉइड है ये आपके पास किस चीज को बता रहा है? आर्ग्यूमेंट्स। की जो वैल्यू है उसकी जो टाइप है वो क्या है, पासिंग आर्ग्यूमेंट की टाइप क्या है, ठीक। तो हम कोई वैल्यू इसको जो है वो पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मेन फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। असेंबली में बॉडी स्टार्ट होना किसी भी स्ट्रक्चर की, उसके लिए क्या यूज होता था, सेमीकोलन यूज होता था। लेबल के साथ सेमीकोलन यूज होता था। तो यहाँ मेन के साथ आपने देखा कि आप इसको जो है वो आपने सेमीकोलन दिया हुआ होता था। इसका मतलब है कि ये मेन की बॉडी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जब तक कि कोई दूसरा लेबल नहीं आ जाता, ठीक है। रिपीट आपने दिया तो रिपीट के साथ भी आपने कहा कि ये जो है यानी एक तरह से ये आप फंक्शंस बना रहे होते थे विद द हेल्प ऑफ लेबल्स, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर रहे होते थे सेमीकोलन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर जब हम बॉडी बताते हैं किसी फंक्शन के, तो बॉडी का स्टार्ट होना और एंड होना किससे इंडिकेट होता है कि उसके अंदर जो है वो आप ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये मेन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है और जब ये एंड होगी, लेट्स से कि ये यहाँ पे एंड हो रही है, इस जगह पर एंड हो रही है, जो आपको यहाँ पे इसका कर्ली ब्रैकेट है वो नजर आ रहा है। यानी इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू होती है। तो हम जैसे मेन के अंदर इनिशियलाइजेशन की इंस्ट्रक्शंस रखते थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम सी के प्रोग्राम में भी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। लेट्स से स्टेटमेंट 1 दे दी, 2 दे दी, कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो भी आप यूज कर रहे हैं वो स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे लिख दी, लेकिन वो इनिशियलाइजेशन टाइप की ही इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब आप देखें कि ये जो आपने प्रोग्राम बनाया, पहला प्रोग्राम बनाया होगा, इसमें इंटीजर मेन के बाद ये जो आप दे रहे हैं DDR-B में FF ले जाओ, DDR-C के अंदर 0 0 ले जाओ, ये बेसिकली क्या है, ये इनिशियलाइज कर रहा है ना। ये किसको इनिशियलाइज कर रहा है, पोर्ट्स को इनिशियलाइज कर रहा है। कौन से पोर्ट्स को इनिशियलाइज कर रहा है कि पोर्ट B को आपने आउटपुट के तौर पे यूज करना है, पोर्ट C को आपने इनपुट के तौर पर यूज करना है। तो इस मेन की बॉडी में किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, वही इनिशियलाइजेशन टाइप की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जो कि आप यहाँ पर काम कर रहे होते थे असेंबली के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर वही है। अब बात आती है कि जो हम रिपीट कर रहे होते थे, अब यहाँ पर अगर मैं अनकंडीशनली रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, अनकंडीशनली का मतलब क्या है कि कोई कंडीशन ही चेक नहीं हो रही और वो हमेशा के लिए रिपीट होगा, यानी ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन है, ठीक। तो सी के अंदर इस ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल 1, यानी ऑलवेज ट्रू। 1 लिखा हुआ का मतलब है कि ये ऑलवेज ट्रू है। फिर आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जिसको आप कह रहे होते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या बनेंगी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो अगेन इट विल बी इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हाउ यू आर स्पेसिफाइंग द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप, कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट्स के स्टार्ट होने से, ओपनिंग और क्लोजिंग से आपने बता दिया। अब आपने देखा कितना सिमिलर है इसका स्ट्रक्चर, कि जो मेन प्रोग्राम था वो आपके पास यहाँ कीवर्ड मेन के थ्रू आ रहा है और जो रिपीटेड टास्क है वो यहाँ पर आपके पास व्हाइल के थ्रू आ रहा है। अच्छा, हमने इसकी जो टाइप थी मेन फंक्शन की कि इसको किस तरह की वैल्यू मिलनी चाहिए, वो क्या डिक्लेयर की थी, इंटीजर। तो मेन का जो फंक्शन है यहाँ पे तो व्हाइल की बॉडी खत्म हुई है ना। अब मेन का जो फंक्शन है अगर मुझे वो उसको क्लोज करना है, लेकिन वो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कोई वैल्यू मिले, इंटीजर वैल्यू मिले। तो इसलिए हम ये रिटर्न की इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं, बिकॉज मेन इज अ फंक्शन, और फंक्शन भी ऐसा जिसको जो वैल्यू वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो हमने कहा है कि इंटीजर वैल्यू मिले। दैट्स व्हाई यू यूज दिस फंक्शन ऑफ रिटर्न, जो कि आप चाहते हैं कुछ भी रिटर्न ना करे, आपको जरूरत ही नहीं है, तो आपने सिंपली क्या कर दिया, उसको 0 दे दिया। अब 0 क्या चीज है, 0 एक इंटीजर नंबर है। तो इस तरीके से आपने ये AVR के अंदर जो है वो प्रोग्राम बनाया और इसमें इस तरीके से ये जो कीवर्ड्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कंपैरिजन टुवर्ड्स दी आर्डिनो स्केच, कि उसमें भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है तीनों में। आप कोई भी जो है वो
उठा के देख लें, असेंबली लैंग्वेज देख लें या सी लैंग्वेज सिंपल देख लें या आर्डिनो का उसको स्केच का नाम दे दिया उन्होंने बजाय प्रोग्राम के, हालांकि है वही चीज। ठीक है, मैंने आपको इसकी हेडर फाइल दिखाई कि मुझे अगर प्रोग्राम जो है वो बनाना एक्सक्यूज था मी मैम, स्टेपर मोटर का। जी मैम इसमें जो हेडर फाइल है इसमें .org के बाद 4 zeros क्यों है मैम? एक्स में लिखा हुआ है तो 00 होना चाहिए ना। भैया आपकी मर्जी है, मैं जो है बहुत ज्यादा ही शाखर हो गई ले मैंने आपसे और ज्यादा लगा दिए, कोई फर्क पड़ेगा? कितने भी लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? जीरो को मैं 10 जीरो से बताऊं, 50 जीरो से बताऊं, कोई फर्क पड़ेगा? नो में नो मैम। मैं कुछ भी ना करूं, मैं एक ही जीरो लगा दूं, एच भी नहीं लगाती, ज्यादा ही मुझे जल्दी है कि मुझे नहीं लिखना। अगर मैं ये भी लिख दूं तो ये नहीं चलेगा क्या? मैम अगर जनरली 0 मतलब 2 बिट से लिखते हैं ना हम, एक्स जो भी होता है। नहीं, आपकी मर्जी है, आप जीरो लिखें या 00 लिखें। मैं शुरू की क्लासेस से बताती चली आ रही हूँ, बल्कि ये तो आप बेसिक उससे पढ़ते चले आ रहे हैं ना कि कोई भी नंबर है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पर आप जीरो जितने भी लगा दें कोई फर्क नहीं 02 से पड़ता। भी स्टार्ट नॉर्मल कर सकते हैं 4 जीरोस, नॉर्मली हम 4 जीरोस जो लगा रहे होते हैं ना अगर, तो वो हम अपनी क्लियरिटी के लिए लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी है वो 4 टाइम्स f तक जाएगी 64 किलोबाइट के लिहाज से। तो हम इसलिए ये लगा रहे होते हैं ताकि हमें ये जहन में रहे कि हमारा जो मैक्सिमम साइज है एड्रेस का वो FFFF तक जा सकता है, वरना आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं। अगर लिख रहे हम होते हैं 4 जीरो करके तो उसके पीछे रीजन ये होता है। 02 भी स्टार्ट कर सकते हैं ना 02 से। 02 से स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें फिर आपको 00 पे लिखना पड़ेगा कि आपका जो मेन प्रोग्राम है वो 02 पे शुरू हो रहा है। ये हम करेंगे चीज, उसमें इंटरप्ट्स का चैप्टर आएगा ना, उसमें ये सारी चीज है कि 02 की एक पर्टिकुलर लोकेशन है वो किसी काम के लिए रिजर्व होती है। तो उस चैप्टर के अंदर आप ये जो शुरू शुरू की लोकेशन है ना, 00 असल में रीसेट के लिए रिजर्व होता है। जब भी आप पावर ऑन करते हैं, जब भी आप जो है वो रीसेट का बटन दबाते हैं, तो वो हमेशा एक्सपेक्ट ये करता है कि जो आपका मेन प्रोग्राम है या जो पहली पहली इंस्ट्रक्शन है वो 00 पे पड़ी हुई होगी, वहां जाके ढूंढता है। तो अगर वहां पे उसको कोई जंप इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि नहीं ये प्रोग्राम यहाँ नहीं पड़ा हुआ, कहीं और जाओ, तो वो वहां से एक्सिक्यूट शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि पावर रीसेट का जो बटन है ना उसकी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग ऐसे हुई हुई है कि उसने जाके 00 पे ही सर्च करना है। तो अगर आपने यहाँ पे 02 लिख दिया ना, तो ये प्रोग्राम को तो 02 पे लिखेगा, लेकिन आपको इसके अंदर एडिशनल वो चीज डालनी पड़ेगी कि अब प्रोग्राम 00 पे नहीं है। ये हम इंटरप्ट्स के चैप्टर में सीखेंगे। तो हाल फिलहाल आप यही जो है वो अज्यूम करें कि अगर आपने 00 नहीं लिखा है या ये आपने डायरेक्टिव जो है वो स्किप कर दिया है, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ से लिखो, तो इसके लिए आप यहाँ पर एड्रेस बताते हैं कि कहाँ से लिखना शुरू करें। अब हम बात कर रहे थे ये आर्डिनो के स्केच की, कि अगर आर्डिनो का स्केच है तो आपने देखा कि इसके अंदर फॉर्मेट वो ये कि सबसे पहले आपके क्या आ जाते हैं, डायरेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई हेडर फाइल आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम जैसे वहां पर स्टेपर मोटर का उन्होंने कोई फंक्शन बना के रखा हुआ है, उसकी हेडर फाइल बना के रखी हुई है, तो आपने वो यूज कर ली। या अगर आप कोई कुछ और यूज कर रहे हैं, लेट्स से कि ये इसके मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम दिखाऊं, इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर बहुत सारी जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, ये बिल्ट इन एग्जाम्पल्स के अंदर मौजूद हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैं LCD यूज़ करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसमें ब्लिंकिंग का इफेक्ट मुझे चाहिए या कर्सर चाहिए या कुछ कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। लेट्स से मैंने कहा कि हेलो वर्ल्ड का मुझे प्रोग्राम चाहिए, ये मेरे पास खुल गया LCD का। ठीक है, अब इसके अंदर ये शुरू में तो सारे कमेंट्स हैं जब ये ग्रे हुए हैं, इसमें आप देखें किस तरह की हेडर फाइल है, ये हाईलाइट हुई भी नजर आ रही है। यस मैम, लिक्विड क्रिस्टल के नाम से। लिक्विड क्रिस्टल। तो पॉइंट ये हुआ कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है कि आप कौन सी जो है वो हेडर फाइल को यूज करें, जिसके अंदर से फिर आप फंक्शन उसमें क्या पड़े हुए होंगे, उसमें डिफरेंट फंक्शंस पड़े हुए होंगे। फंक्शन का मतलब कि आप जो है वो अपना कर्सर कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, या आपकी जो LCD है वो किस तरह की है, 16:2 की है लेट्स से। तो आप ये सिर्फ जब ही कर सकते हैं जब आपने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है और उसके अंदर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, तब आप उसको
कॉल करेंगे, जैसे यहाँ 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप इसको इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं कि ये 16 रोज और 16 कॉलम्स और 2 रोज वाली एलसीडी है। ठीक, तो पहली तो वही चीज हो गई कि आपके पास हेडर फाइल हो गई। कोई कांस्टेंट है अगर तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई फंक्शन है जो आप खुद से देना चाहते हैं उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं वो शुरू के अंदर आ जाएंगी इस आर्डिनो के स्केच के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो आप यहाँ इनिशियलाइज स्टेपर मोटर लाइब्रेरी के कौन से पिन्स आप यूज कर रहे हैं, इसके लिए ये डिक्लेरेशन हुई है कि भाई ये फंक्शन है स्टेपर के नाम से, माय स्टेपर के नाम से, और वो इस स्टेपर वाली हेडर फाइल में से उठाएगा। ये रेड में हुआ है, यानी स्टेपर की जो हेडर फाइल आपने इंक्लूड की है उसके अंदर एक फंक्शन है माय स्टेपर के नाम से, जिसमें फिर आप ये वैल्यूज यूज कर रहे हैं कि आप उसमें ये 8 से लेकर 11 तक के 4 पिन्स यूज करेंगे, और स्टेप्स पर रेवोल्यूशन जो है वो आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, माय स्टेपर के फंक्शन के अंदर फिर बाकी फंक्शंस हैं, उसका एक उसका जो एक ऑब्जेक्ट है या उसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो है स्पीड सेट करना कि 60 आरपीएम करना है, या जो है वो आप इसके मल्टीपल पैरामीटर्स है वो करना चाहते हैं, तो वो इसके थ्रू आप स्पेसिफाई कर रहे होंगे। बट पॉइंट ये है कि आप शुरू में ये सारी कांस्टेंट डिक्लेयर करना या फंक्शन डिक्लेयर करना ये सब शुरू में करेंगे। ठीक है, अच्छा असेंबली में मेन में क्या होता था, सी के अंदर मेन में क्या होता था, क्या चीज होती थी? स्टेटमेंट्स। किस तरह की स्टेटमेंट्स तो सारी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस तो सारी इनिशियलाइजेशन होती हैं। इंस्ट्रक्शंस इनिशियलाइज करवाते थे हम जो भी हमें करना। बिल्कुल, तो यहाँ पर इसका जो नाम होता था सी वाले प्रोग्राम के अंदर वो होता था मेन। आर्डिनो वाले इसको कहते हैं कि नहीं हमने मेन का कीवर्ड नहीं यूज करना, ये कहते हैं हम सेटअप का कीवर्ड यूज करेंगे। चीज वो ही है, सिर्फ आपने देखा सिंटैक्स चेंज हो रहा है, वर्डिंग चेंज हो रही है। अब इन्होंने कहा कि इसको जैसे इन्होंने वॉइड कह दिया, अगर वॉइड कह दिया मतलब इनको रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई पैरामीटर जो है वो वैल्यू ये पास नहीं ये रिटर्न नहीं करेगा, सेटअप का नाम दे दिया। सेटअप का नाम क्या सोच के दिया, सेटअप में भी तो यही होता है ना कि आप इनिशियलाइज कर रहे हैं या चीजों को सेट कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया सेटअप का। फिर उसके अंदर उसी तरीके से ये कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, आपने जो है वो इसकी बॉडी दे दी। अच्छा एक बात नोट करें कि जब आप कोई भी आर्डिनो का स्केच खोलते हैं तो लेट्स से कि ये बिल्कुल ब्लैंक स्केच है, ठीक है, जिसमें मैं अपनी मर्जी से प्रोग्राम करूं, मैं कोई एग्जांपल प्रोग्राम नहीं उठा रही। इसमें आप देखें आपको ये चीज लिखी भी मिल रही होती है कि सेटअप किस काम के लिए, ये क्या लिखा हुआ है कि सेटअप में हम किस तरह का प्रोग्राम लिखते हैं, तो आपको सिर्फ एक जो रन रन करो करना है, एक मर्तबा रन करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको सिर्फ हमें एक दफा रन करने की जरूरत होती है, वो सारी इनिशियलाइजेशन टाइप की ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कौन सा पोर्ट यूज करना है, किस कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी एक दफा रन होने वाली कहाँ पर आ रही होती हैं, सेटअप के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, फिर इन्होंने हम जो एरिया का सी देख कर आए थे, इसमें क्या था जो रिपीटेड था उसके लिए इन्होंने क्या कीवर्ड यूज किया था, void loop while वाइल यूज करते थे। आर्डिनो वाले कहते हैं नहीं हम वाइल यूज नहीं करेंगे, काम तो वही करना है, तो इन्होंने कहा कि उसको हम उसके लिए जो फंक्शन है उसका कीवर्ड ये क्या यूज कर रहे हैं, लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये सेटअप की जो बॉडी थी वो इधर से स्टार्ट हुई, जो भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू दिया इधर खत्म हो गई, और जो लूप की बॉडी है वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू स्टार्ट हुई और एंड हो गई। और इसमें ये जो लूप है ये कितनी दफा चलेगा, ये लूप का इन्होंने जो बनाया हुआ है स्केच के अंदर स्ट्रक्चर, तो इसकी हेल्प में ही आप देख लें कि क्या दिखा रहा होता है, पुट योर मेन कोड हियर, लूप के अंदर टू रन, व्हाट इज दिस, टू रन repeatedly ठीक, तो ये आपका अनकंडीशनल वाला जो जिसमें आपको बहुत दफा चाहिए, मतलब चलता जाए चाहिए और वो कभी जो है वो खत्म ही ना हो, इस तरह की चीजें जो है वो आप कहाँ पे रखेंगे, लूप में रखेंगे। आप नहीं चाहते कि वो हर वक्त चलता रहे, तो आप 5 दफा चाहते हैं, 6 दफा चाहते हैं कोई चीज, तो आप वॉइस सेटअप वाली बॉडी जो है उसके अंदर रख दें और उसमें फिर आप फॉर का लूप या वाइल का लूप कंडीशनल लगा के उसको एक्सिक्यूट करवा लें। लूप में अगर आपने रख दिया मैम तो अगर वो हमारी अनकंडीशनली चलेगा। एरर वगैरह है
मैम अगर हमारी एरर वगैरह है प्रोग्राम में देन अगर हमारे प्रोग्राम में क्या? मैम अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर्स वगैरह आ जाती हैं फिर ये कैसे, ये तो एक ही मरतबा रन हो रहा है स्टार्टिंग में। प्रोग्राम में एरर्स आ जाते हैं तो एक दफा हो रहा है, एरर्स को तो आप रिमूव करते हैं ना, वो तो कंपाइलर जनरेट कर रहा होता है, उसका एग्जीक्यूशन से क्या ताल्लुक है? एरर्स का ताल्लुक तो कंपाइलेशन से होता है ना। ओके मैम। मतलब मुझे समझ नहीं आई ये बात कि कंपाइल करने के दौरान जब तक आप सारे एरर रिमूव नहीं कर देते तो ये जो नीचे ये जो ब्लैक है यहाँ पर लिखा हुआ और होता है ना, या आप एवीआर स्टूडियो के अंदर कर रहे होते हैं तो उसमें जी वार्निंग मैम। और एरर आ रही होती है, तो वो बिल्ड ही नहीं करता जब तक एरर रिमूव नहीं होते। बिल्ड कब करता है? मतलब वो उसकी हेक्स फाइल ही नहीं बनाता। जी मैम, जब तक हमारा कोड सही नहीं होता तब तक नहीं बनाता वो। हाँ, तो वो एरर जब आप रिमूव करते हैं वो तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस करते हैं ना। तो जी ये मैम। तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मैंने आपको दिखाया कि ये इसी तरीके से फॉलो होते हैं। मेन चीज आपकी क्या है कि सिर्फ लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो आप सीखते हैं कि उसका सेंटेक्स क्या है, अदरवाइज लॉजिक क्या हो रही है वो आपने तीनों में देखा कि तीनों के अंदर लॉजिक उसी तरह की यूज हो रही होती है, सिर्फ हर जगह पे थोड़ा थोड़ा जो सेंटेक्स है वो चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। जी यस मैम। Okay, see you in the next class then. Allah Hafiz. You can proceed for your next class. Allah Hafiz, ma'am.